अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राव जहांज़ेब अपने यूट्यूब चैनल फिजिसिस्ट जहांज़ेब के साथ। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पीएससी के चैप्टर नंबर 4 यानी फ्लूइड डायनामिक्स को डिस्कस करेंगे, जो कि मैकेनिक्स की बुक से ताल्लुक़ रखता है। देखें, फ्लूइड डायनामिक्स से रिलेटेड हम एफएससी में बहुत सारा पोर्शन जो है वो पढ़ चुके हैं। तो जो चीज़ें हम एफएससी में पढ़ चुके हैं वो आप हमारे एफएससी के लेक्चर में देख सकते हैं। जो एफएससी से एडवांस चीज़ें हैं वो यहाँ पे मैं अब आपको पीएससी के लेक्चर में बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं पहले बात करूँगा कि रोटेशनल फ्लो और नॉन रोटेशनल फ्लो कौन सा होता है। रोटेशनल फ्लो, ठीक है, और नॉन रोटेशनल फ्लो, इसके बारे में मैं बताऊँगा। रोटेशनल फ्लो वो फ्लो होता है जिसमें जो आपका फ्लूइड है उसके एलिमेंट्स रोटेट करने लग जाएं अबाउट सेंटर ऑफ मास। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ फ्लूइड, ठीक है, यानी उसके पार्टिकल्स क्या करें, रोटेट अबाउट एनी एक्सिस अबाउट इट सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो उसको कहते हैं रोटेशनल फ्लो। और अदरवाइज वो क्या होगा, रोटेशन होगा अगर वो रोटेट ना करे, अदरवाइज नॉन रोटेशनल होगा। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है जी। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि फ्लूइड के अंदर एक स्टैटिक फ्लूइड है, मतलब फ्लूइड रुका हुआ है, उसके अंदर प्रेशर जो है वो कैसे वेरी करेगा, जो है वो अगर फ्लूइड रेस्ट में है, ठीक है। और हम ये देखेंगे कि डेप्थ के साथ कैसे वेरी कर रहा है, डेप्थ बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, और एटमॉस्फेयर में जो है वो प्रेशर की वेरिएशन कैसे होती है, ये भी हम देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टैटिक फ्लूइड से। पहले देख लेते हैं स्टैटिक फ्लूइड है क्या। वो फ्लूइड जिस पे एक्ट करने वाली जो नेट फोर्स है वो क्या हो, ज़ीरो हो, या तो क्या हो कि उस फ्लूइड की वेलोसिटी क्या हो, ज़ीरो हो, ठीक है, वो इक्विलिब्रियम में होता है, या उसके ऊपर एक्ट करने वाली जो फोर्सेस हों, मैं लिख देता हूँ, नेट फोर्सेस जो हैं उनका सम भी ज़ीरो हो और एक्ट करने वाले जो टार्क्स हैं उनका सम भी ज़ीरो। तो ऐसे फ्लूइड को हम कहते हैं जी स्टैटिक फ्लूइड, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि प्रेशर जो है वो कैसे वेरी करता है, ठीक है, अगर जो है फ्लूइड आपका रेस्ट में हो, ठीक है। प्रेशर वेरिएशन, पढ़ रहे हैं किस सूरत में, जब फ्लूइड आपका क्या हो जी, एट रेस्ट, जब फ्लूइड रेस्ट में हो। तो चलें स्टार्ट करते हैं कि रेस्ट में अगर फ्लूइड हो तो कैसे प्रेशर वेरी करता है। यहाँ पे आप एक डायग्राम देख पा रहे हैं जिसमें एक फ्लूइड है जो कि रेस्ट में है। अच्छा, इस फ्लूइड का हमने क्या किया है, ये जो फ्लूइड है इसको डिफरेंट डिस्क्स की शक्ल में डिवाइड कर दिया है, ऊपर से नीचे तक काफ़ी सारी डिस्क की शक्ल में। अभी जो डिस्क है इसकी डेप्थ क्या है, इसकी नीचे से अगर हाइट देखी जाए तो कितनी है जी, वाई है, और इसका एक स्मॉल पोर्शन जो है वो डी वाई हमने क्या कर लिया, कंसिडर कर लिया, ठीक है। तो इस पे एक्ट करने वाला जो फ्लूइड है उस पे जो फोर्स एक्ट करेगी वो किस तरह एक्ट कर रही होगी, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अगर फ्लूइड रेस्ट में हो इस तरीके से तो फोर्स जो है एफ एक्ट्स हॉरिजॉन्टली, इस पे जो फोर्स एक्ट करेगी वो हॉरिजॉन्टली एक्ट करेगी। अब चूंकि हॉरिजॉन्टली कोई एक्सेलरेशन इसमें मौजूद नहीं है इस डिस्क में, डिस्क तो यहाँ पे रुकी हुई है ना, अगर कोई हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन मौजूद नहीं है तो इस पे एक्ट करने वाली जो फोर्स है वो भी क्या होगी, बेसिकली वो भी क्या होगी जी, वो ज़ीरो होगी, ठीक है। तो एक ख़ास डेप्थ पे जो प्रेशर है, ठीक है, वो सेम रहेगा, प्रेशर जो है वो सेम रहेगा एट ऑल पॉइंट्स। कौन से पॉइंट्स पे, एट ऑल पॉइंट्स, ठीक है, इन सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन, इन सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन, यानी अगर एक ख़ास डेप्थ पे वो मौजूद है ना तो उसके तमाम पॉइंट पे जो है वो सेम प्रेशर जो है वो एक्सर्ट हो रहा होगा, ठीक है।
तो हॉरिजॉन्टल फोर्स भी जीरो, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन भी यहाँ पे क्या है जी, ज़ीरो है। तो उस सूरत में जो वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। इस सूरत में ये वर्क डन नहीं, वेट जो है वो इसके बराबर होगा। वेट जो है वो बराबर होगा आपका रो जी ए, इसका एरिया डी वाई। ठीक है, तो इस डिस्क का, किसी डिस्क का जो वेट है वो किसके बराबर होगा जी, रो जी ए डी वाई। तो ये आपने अच्छे से याद रखना है। और इस वेट के बराबर ही इस डिस्क पे क्या लग रही होगी, फोर्स लग रही होगी। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि वर्टिकली जो है वो प्रेशर कैसे वेरी करता है। ठीक है, वर्टिकली, ये तो हॉरिजॉन्टली देख लिया ना। वर्टिकली अगर हम क्या करें जी हम क्या करें कि अगर जाएं डेप्थ में, वर्टिकली विद डेप्थ कैसे वेरी करेगा, ये हमने इसमें देखना। तो ये आपके सामने जो है डायग्राम शो हो रही है। डेप्थ के लिहाज से हमने देखना है कि प्रेशर कैसे वेरी करता है। देखें, हमने दो पॉइंट्स कंसीडर किए, एक सबसे ऊपर वाला पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट पे अगर ऑब्जेक्ट है तो उस पर प्रेशर लग रहा होगा P2 इज इक्वल टू पी नॉट। और एक पॉइंट ये P पॉइंट कंसीडर कर लिया जहाँ पे प्रेशर जो है वो P1 है, इसको P भी कह सकते हैं। इसकी जो हाइट है बॉटम से वो y1 है और ऊपर वाले पॉइंट की जो है वो y2 है। और अगर आप देखें इस पॉइंट की अपर पोर्शन के लिहाज से डेप्थ, तो वो क्या होगी, हाइट h होगी। ठीक है जी, तो इससे हमें जो है जो रिज़ल्ट हमें मिलता है वो क्या बताता है कि जैसे जैसे आप डेप्थ में जाएं नीचे की तरफ, तो जो प्रेशर है वो क्या करता जाता है, प्रेशर ऑफ फ्लूइड इंक्रीज़ करता जाता है। ठीक है, इसकी इक्वेशन में लिख रहा हूँ कि प्रेशर ऑफ फ्लूइड, ठीक है, जो कि एक्चुअल प्रेशर है, इज इक्वल टू पी नॉट, जो कि ऊपर वाली साइड पे प्रेशर था, अपर पोर्शन पे यानी सरफेस पे, प्लस रो जी एच। अब ये जो पी नॉट है ना, ये सरफेस का प्रेशर है, सरफेस के ऊपर, और रो जी एच जो है ये क्या है जी, ये है इंटरनल प्रेशर। तो अगर आप गौर करें तो जैसे जैसे आप हाइट बढ़ाते जाएं, इस इक्वेशन से आपको साफ शो हो रहा है कि जैसे जैसे आप हाइट बढ़ाते जाएंगे, हाइट यानी डेप्थ बढ़ाते जाएंगे, उसकी डेप्थ का मतलब है कि ऊपर वाला जो है, जो इसकी सतह है, जो सरफेस है फ्लूइड की, उससे जितना नीचे आप डेप्थ में जाएंगे उतना ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो प्रेशर इंक्रीजेज विद, किसके साथ इंक्रीज करता है जी, डेप्थ के साथ। तो इसका डेप्थ के साथ डायरेक्ट रिलेशन, तो ये इन दोनों के दरमियान क्या हो गया जी, रिलेशन हो गया। अब हम बात कर लेते हैं एटमॉस्फेयर के लिए कि एटमॉस्फेयर में जो है वो प्रेशर कैसे वेरी करता है। वेरिएशन इन एटमॉस्फेयर, वेरिएशन इन एटमॉस्फेयर। ठीक है, अगर हम कंसिडर कर लें सी लेवल को, और अगर हम ऐसे जो है सपोज कर लें कि टेम्परेचर कांस्टेंट है एटमॉस्फेयर का, तो उस सूरत में क्या होना चाहिए, उस सूरत में तो पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, यानी बॉयल्स लॉ जो है वो होल्ड करेगा और प्रेशर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम आ जाएगा। यहाँ से भी हम रिलेशन निकाल सकते हैं कि प्रेशर जो है वो कैसे वेरी होगा। ठीक है, इससे पहले मैं आपको ऊपर वाले पोर्शन के लिए बात बता दूं कि सेम डेप्थ पे, ठीक है, सेम डेप्थ है, तो सेम डेप्थ पे आप कितने भी ऑब्जेक्ट रख दें यहाँ पे, उन सब पे प्रेशर जो है वो सेम होगा। लेकिन अगर आप डेप्थ जो है वो कम ज़्यादा करते हैं तो प्रेशर जो है वो चेंज होगा। सेम डेप्थ पे हमेशा सेम ही रहेगा, ये आपने याद रखना है। ठीक है, सेम डेप्थ पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उन पे प्रेशर क्या रहेगा जी, सेम रहेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं नीचे जो एटमॉस्फेयर के हवाले से हम निकाल रहे थे। एटमॉस्फेयर के हवाले से P इज इक्वल टू
पी नॉट ई रेस टू पावर माइनस वाई ओवर ए। ठीक है जी। अब ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है? ये इक्वेशन ये बता रही है कि जैसे जैसे आप क्या करें, हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं तो आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, जैसे जैसे आप सी लेवल से ऊपर जाते हैं। और कैसे डिक्रीज करता है मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, एक्सपोनेंशियली। प्रेशर डिक्रीजेस exponentially as we move at higher altitudes। ठीक है, ऊपर जाएं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम होता जाता है। तो यहाँ पे दो तीन इंपॉर्टेंट वैल्यूज जिनके हवाले से सवालात आ सकते हैं। अगर फ़र्ज़ कर लें कि ये सी लेवल है, ठीक है, तो अगर आप सी लेवल से जैसे जैसे ऊपर जाएं तो आपने क्या बताया कि जी प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ करता है। तो जैसे ही आप 20 किलोमीटर ऊपर चले जाएं सी लेवल से, ये जो पॉइंट है फ़र्ज़ कर लें ये कहाँ पे है जी, 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर अगर आप ऊपर चले जाएं सी लेवल से तो जो प्रेशर जो है वो 0.1 एटीएम होता है, 0.1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, और अगर आप चले जाएं किस पे जी, 40 किलोमीटर की हाइट पे, फर्स्ट कर लिए ये हाइट जो है वो कितनी है जी, 40 किलोमीटर। तो 40 किलोमीटर पे जाके जो प्रेशर हो जाता है वो 0.01 एटमॉस्फेयर हो जाता है। और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो ज़ीरो कब होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़ीरो तब होगा जब डिस्टेंस आप इन्फिनिटी कर देंगे, आप इनफाइनाइटली ऊपर ले जाएंगे उसको। एट इनफाइनाइट अल्टीट्यूड अबव सी लेवल जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो आपका क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो ये थी हमारी जो है वो प्रेशर की वेरिएशन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। तो चलें अब देखते हैं कि रॉकेट पे जो अपवर्ड फोर्स एक्ट करती है, जिसको आप थ्रस्ट भी कहते हैं, उसका क्या फार्मूला होगा और वो बेसिकली वो फोर्स क्या होती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं जी, थ्रस्ट ऑन रॉकेट। थ्रस्ट ऑन रॉकेट। ठीक है जी, रॉकेट पे अगर आप तवज्जो करें, स्टार्ट में क्या होता है, रॉकेट के अंदर जो है वो फ्यूल मौजूद होता है। वो फ्यूल इसके अंदर जब फिल्ड है तब इसका वॉल्यूम जो है वो v है। ठीक हो गया। तो और इसकी जो स्पीड है वो यहाँ पे v से शो की गई है। ठीक है, वॉल्यूम कैपिटल V होगा। प्रेशर जो है यहाँ पे P है और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो A है। ये है इसकी फर्स्ट स्टेट। फर्स्ट स्टेट है इसकी, जो सिस्टम में जो चीज़ें मौजूद हैं जो इसके रॉकेट के अंदर मौजूद हैं, यानी पहले स्पीड v है, प्रेशर P है और एरिया क्रॉस सेक्शन का वो A है। अब होगा क्या, जब ये ऊपर की तरफ जाने लगेगा तो क्या होगा, नीचे की तरफ गैसेस बहुत ज़्यादा स्पीड से निकलेंगी, तो तब उनकी जो स्पीड होगी वो v नॉट होगी और जिस प्रेशर से निकल रही होंगी वो P नॉट होगा, और जिस एरिया से निकल रही होंगी वो गैसेस वो क्रॉस सेक्शन एरिया A नॉट होगा। ये फाइनल स्टेट या सेकंड स्टेट है सिस्टम की। ठीक है, अगर ऐसा हो तो इस पे एक्ट करने वाली, क्योंकि नीचे की तरफ ये गैसेस जब बहुत स्पीड से निकल रही होंगी तो इस पे इन रिएक्शन ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी। वो जो रिएक्शन की फोर्स होती है उसको अप थ्रस्ट फोर्स कहते हैं, और वो जो एक्ट कर रही होगी इस पे वो अप थ्रस्ट फोर्स, ठीक है, वो बराबर होगी, फार्मूला लिख रहा हूँ, थ्रस्ट ऑन रॉकेट। ये फोर्स बराबर होगी किसके जी, 2a नॉट बाद का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू P माइनस P नॉट, यानी प्रेशर का डिफरेंस। तो बेसिकली थ्रस्ट ऑन रॉकेट जो है प्रेशर के डिफरेंस पे और एरिया पे
डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये आपने अच्छे से याद रखना है, ये रॉकेट का जो रॉकेट के हवाले से आपने ये चीज़ें याद रखनी है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम वेंचुरी ट्यूब और पीटर ट्यूब का। वेंचुरी ट्यूब आप पढ़ चुके हैं, उसके बारे में एक दो बातें बताऊंगा क्योंकि मैं डिफरेंस जो है वो इनके दरमियान बताना चाह रहा हूँ। वेंचुरी ट्यूब जो है वो आपने देखा कि वो किस लिए यूज़ की जाती है, टू मेजर द स्पीड ऑफ फ्लूइड। और फ्लूइड में कौन सा जी, स्पीड ऑफ लिक्विड फ्लो। ठीक है, बाकी आप वेंचुरी ट्यूब के बारे में तफसीलन पढ़ चुके हैं, आप हमारा लेक्चर भी देख सकते हैं फसी वाला। दूसरी है पिटेट ट्यूब। अब ये भी बेसिकली क्या मेजर करती है, ये भी स्पीड ऑफ फ्लूइड ही मालूम करती है। तो जब वेंचुरी ट्यूब है तो पिटेट ट्यूब की क्या ज़रूरत है? ठीक है, तो इसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ये ना सिर्फ लिक्विड बल्कि लिक्विड के साथ साथ लिक्विड फ्लो की स्पीड भी ये मेजर करती है। ठीक है, एयर की स्पीड भी ये मेजर करती है, गैसेस की स्पीड भी ये मेजर करती है। तो इसलिए जो है वो पिटेट ट्यूब इस्तेमाल की जाती है। और बेसिकली ये पहले करती क्या है, ये प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। और जब आप प्रेशर मेजरिंग कर लेते हैं, ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि ये तो आपको पता चल गया होगा ना कि स्पीड ऑफ लिक्विड फ्लो मेजर की जाती है और इससे लिक्विड, एयर और गैसेस तीनों की स्पीड जो है वो मेजर की जा सकती है। ये तो हो गया इन दोनों का डिफरेंस। अब बात जो है वो ये है कि पिटेट ट्यूब जो है वो बेसिकली प्रेशर डिफरेंस मेजर करती है। प्रेशर मेजरिंग, प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है, लेकिन इसका बेसिक काम जो है वो प्रेशर मेजरिंग नहीं है। ठीक है, इसको जो यूज़ किया जाता है वो स्पीड मेजरिंग के लिए किया जाता है। अब प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है, प्रेशर मेजर कर लिया तो स्पीड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है, तो इस तरीके से स्पीड इजीली मेजर की जा सकती है। तो बेसिकली ये यूज टू मेजर स्पीड, तो ये आपने याद रखना है, इसमें मिक्स नहीं करना आपने। ठीक है, तो ये आपकी जो है ना पिटेट ट्यूब थी। अब हम बात कर लेते हैं किसकी जी, डायनामिक लिफ्ट की। डायनामिक लिफ्ट, तो ये डायनामिक लिफ्ट क्या होता है इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली डायनामिक लिफ्ट जो है ना वो एक्ट करने वाली एक फोर्स है जो कि प्रेशर डिफरेंस की वजह से लगती है। अब बात यह है कि यहाँ पे डायनामिक लिफ्ट क्या होगी, देखें ये एक एरोप्लेन का एक विंग बनाया गया है। ठीक है, जिसकी नीचे वाली सरफेस जो है वो क्या बनाई जाती है जी, वो रफ बनाई जाती है और ऊपर वाली सरफेस स्मूथ बनाई जाती है। तो नीचे वाली जो सरफेस है उस पर आपको दिखा रहे हैं कि क्या होता है कि हवा का जो प्रेशर है वो ज़्यादा होता है और हवा की जो स्पीड है वो कम होती है। और ऊपर वाली सरफेस पे क्या होता है कि प्रेशर जो है वो कम होता है और स्पीड क्या होती है जी, हवा की ज़्यादा होती है। तो लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ एक फोर्स लगती है, उसी को आप क्या कहते हैं जी, ये जो लिफ्ट लिखा हुआ है वही आपकी डायनामिक लिफ्ट कहलाती है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, डायनामिक लिफ्ट, ये आपकी डायनामिक लिफ्ट होती है। डायनामिक लिफ्ट किस वजह से होती है, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। तो ये चीज़ आपने अच्छे से क्या करना है जी, याद कर लेनी है। अब हम अपना नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं जो कि क्या है जी, विस्कोसिटी। आपने विस्कोसिटी के बारे में पढ़ा होगा, तो कुछ जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा विस्कोसिटी के हवाले से। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होगा जी, ठीक है, विस्कोसिटी आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में हमने पढ़ना है, जो कि यहाँ पे बीएससी में कुछ एडवांस है एफएससी के निस्बत। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है बेसिकली उसको किससे शो किया जाता है जी, ईटा से, और वो बेसिकली बराबर होता है रेशियो ऑफ shear स्ट्रेस टू shear स्ट्रेन। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बराबर होता है रेशियो ऑफ shear स्ट्रेस टू shear स्ट्रेन।
यार ये शेयर मॉडुलस या बल्क मॉडुलस के बराबर होता है, शेयर मॉडुलस के, बल्कि बल्क मॉडुलस नहीं, बल्क तो दूसरा होता है। तो ये शेयर मॉडुलस के बराबर होती है। अब हम इसका फार्मूला लिख लेते हैं। तो ईटा इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, ये किसके बराबर होगा जी? आप लिखें जी शेयर स्ट्रेस F ओवर A ओवर, ठीक है जी, F ओवर A और डिवाइड बाय V ओवर L, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यहाँ से किसके बराबर आ जाएगा? F L ओवर V A, ठीक है। तो ये तो आ गया आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसको दोबारा से लिख रहा हूँ अलहदा करके, F L ओवर V A, ठीक है। ये तो हो गया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और यहाँ से आप जो है अपने ड्रैग फोर्स का फार्मूला भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो फोर्स यहाँ पे लिखी हुई है ड्रैग फोर्स है। F इज इक्वल टू ईटा, ठीक है, V A ओवर L, ठीक है जी। तो ये आपके पास क्या आ जाता है? ड्रैग फोर्स का फार्मूला इस तरीके से लिख सकते हैं आप। अब हम टेम्परेचर का इफ़ेक्ट देख लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे। तो देखते हैं जी इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर किसके ऊपर जी? ऑन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, या सिर्फ विस्कोसिटी कह लें, ठीक है। तो ये लिक्विड और गैसेस दोनों के लिए अलग अलग होती है। तो पहले बात कर लेते हैं लिक्विड्स के लिए। तो लिक्विड्स जो हैं उनमें ऐसा होता है कि ये जो आपकी विस्कोसिटी है ये टेम्परेचर बढ़ाने से कम हो जाती है, ठीक है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, यानी इन्वर्स रिलेशन है। लेकिन अगर हम बात करें गैसेस की, तो गैसेस के लिए अगर हम क्या करें, टेम्परेचर को बढ़ा दें, ठीक है, तो विस्कोसिटी भी क्या हो जाएगी जी? बढ़ जाएगी। तो ये आपने याद रखना है। लिक्विड और गैसेस के लिए ऑपोजिट जो है वो यहाँ पे मैटर है। यहाँ पे गैसेस के लिए अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपकी विस्कोसिटी भी क्या हो जाएगी? गैसेस की बढ़ती जाएगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी जी? पायोसियलस थ्योरम की, ठीक है। तो पायोसियलस थ्योरम जो है वो ये कहता है कि अगर किसी कैपिलरी ट्यूब से एक फ्लूइड जो है वो फ्लो कर रहा है, तो उस फ्लूइड फ्लोइंग का जो रेट ऑफ फ्लो है, या जिसको आप कहते हैं वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फ्लो पर सेकंड, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर डिफरेंस के और फोर्थ पावर ऑफ इंटरनल रेडियस के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके जी? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा और वो जो लेंथ ऑफ द कैपिलरी ट्यूब है L उसके, ठीक है। ये पायोसियलस थ्योरम कहता है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको ये जो हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाया है इसको हटा के एक कांस्टेंट लगाएंगे, ठीक है। और कांस्टेंट के लगा के, कांस्टेंट क्या होगा यहाँ पे जो कांस्टेंट होगा वो होगा पाई बाय 8, ठीक है। तो पाई पी आर की पावर 4 ओवर 8 ईटा L। तो ये जो है आपका क्या है जी? पायोसियलस थ्योरम है, जो कि किसके लिए है? वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फ्लो पर यूनिट टाइम, इसके लिए है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। इसी इक्वेशन को आप मास फ्लक्स निकालने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि मास ऑफ द फ्लूइड फ्लो पर सेकंड होता है। यानी ये तो वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड है ना, तो वॉल्यूम किसके बराबर होता है? वॉल्यूम बराबर होता है किसके जी? मास ओवर डेंसिटी के। तो वॉल्यूम की जगह मास ओवर डेंसिटी अगर पुट कर दें तो वो हमें क्या मिलती है जी? इक्वेशन m ओवर t इज इक्वल टू
पाई पी रो आर की पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 ईटा एल। ठीक है, तो ये जो m ओवर टी है इसको आप मास फ्लक्स, जैसे इसको वॉल्यूम फ्लो कहते हैं, वॉल्यूम फ्लक्स कहते हैं, इस तरह इसको मास फ्लक्स कहते हैं। तो यहाँ से ये जो मास फ्लक्स है वो किसके बराबर होगा जी? पाई पी आर की पावर 4 और साथ क्या आएगा? रो डिवाइडेड बाय 8 ईटा इंटू एल। चले, तो ये हो गया आपका जी क्या? पाइथागोरस थ्योरम, और इससे हम मास फ्लक्स भी इजीली निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं जी हमारे नेक्स्ट टॉपिक, जिसको सरफेस टेंशन कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सरफेस टेंशन। देखें जी, सरफेस टेंशन इसको गैमा से शो करते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ। और अगर यूनिट की बात की जाए तो यूनिट क्या होना चाहिए जी इसका? न्यूटन पर मीटर। चलें, अब सरफेस टेंशन को हम एनर्जी की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो एनर्जी की टर्म में ये किसके बराबर होगा जी? एनर्जी की टर्म में जो सरफेस टेंशन है वो बराबर होगा सरफेस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया। ये ऊपर जो U है ये सरफेस पोटेंशियल एनर्जी है, डेल्टा U सरफेस पोटेंशियल एनर्जी है, ये डेल्टा U। अब देख लेते हैं कि जो सरफेस टेंशन होती है वो बेसिकली किस तरीके से एक्ट कर रही होती है। तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी सरफेस पे कुछ इस तरीके से मौजूद होते हैं, और इन लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ एक एडहेशन का इफ़ेक्ट जो है परफॉर्म कर रहे होते हैं, जो एक दूसरे के मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से जुड़े होते हैं। और कोई भी फोर्स इस पे जब अप्लाई की जाए तो ये उसके खिलाफ क्या करते हैं? रेजिस्ट करते हैं। इसी को आप क्या कहते हैं जी? सरफेस टेंशन कहते हैं। सरफेस टेंशन की जो एप्लीकेशंस है कि ये कहाँ कहाँ अप्लाई हो रही है, तो बेसिकली जो ऑब्जेक्ट्स फ्लोट करते हैं वाटर पे वो सरफेस टेंशन की वजह से करते हैं। तो फ्लोटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ये सरफेस टेंशन की वजह से होती है। ठीक है, बेसिक बाज़ औक़ात सिर्फ यही क्वेश्चन आ जाता है फ्लोटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो किस वजह से होती है। इसी तरीके से जो आप देखते हैं कि रेन वाटर जो है वो स्फेरिकल शेप का होता है, वो किस वजह से होता है? वो सरफेस टेंशन की वजह से होता है। वाटर ड्रॉपलेट इज ऑफ स्फेरिकल शेप। तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट स्फेरिकल शेप का होता है ये भी किस वजह से होता है जी? सरफेस टेंशन की वजह से। इसके अलावा एक ये भी सवाल आता है कि सेपरेशन ऑफ ऑयल एंड वाटर, ये किसकी जो है एप्लीकेशन है? ये भी सरफेस टेंशन की है, क्योंकि ऑयल जो है उसकी सरफेस टेंशन जो है वो ज़्यादा होने की वजह से वो क्या करेगा जी? वो स्फेरिकल फॉर्म में ड्रॉपलेट की शक्ल में जमा हो जाएगा। सेपरेशन ऑफ ऑयल एंड वाटर, ये भी आपकी सरफेस टेंशन की एग्जांपल है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने अच्छे से क्या करना है जी? याद रख लेनी है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एक और इफ़ेक्ट की जिसको हम कहते हैं कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन, तो देखें जी आपके सामने डायग्राम जो है वो शो की गई है। इसमें एक कंटेनर है जिसके अंदर लिक्विड जो है वो मौजूद है, वाटर मौजूद है। तो आप एक ऐसा इफ़ेक्ट देखते हैं कि जिसकी वजह से होता ऐसे है कि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सेंटर से जो है वो थोड़े से डीप होते हैं, लेकिन जहाँ ये कनेक्ट हो रहे होते हैं इस वेसल की या कंटेनर की वॉल से, वहाँ पे ये थोड़ा सा इनका लेवल जो है वो हाईयर होता है।
ठीक है, तो ये किस वजह से होता है जी? सरफेस टेंशन की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे दो इफ़ेक्ट्स हैं जिनकी वजह से ये आप कैपिलरी एक्शन देख पाते हैं। कौन सा जी? एक है एडहेशन। एडहेशन किसका जी? आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो ये जो वेसल्स की वॉल है इसके साथ एडहेशन फॉर्म कर रहे हैं, इसके साथ जो है वो चिपक गए हैं साथ इसके लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं। और जो दूसरा इफेक्ट है वो क्या है जी? सरफेस टेंशन। ठीक है, तो एडहेशन और सरफेस टेंशन की वजह से ये कैपिलरी एक्शन होता है। और कैपिलरी एक्शन क्या होता है कि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वेसल की वॉल्स के साथ जो है उनका लेवल थोड़ा सा हायर हो जाता है, वो कर्व होके थोड़ा सा लेवल अपना हायर करते हैं और दरमियान से वो नीचे की तरफ होता है। ठीक है, तो यानी उन पे अपवर्ड एक फोर्स अमल कर रही होती है, और वो जो अपवर्ड फोर्स अमल कर रही होती है एफ अपवर्ड, वो बराबर होती है किसके जी? गैमा और 2 पाई आर, जबकि आर आपके सामने गिवन है, ये उसका रेडियस है। ठीक है, तो अपवर्ड फोर्स जो है वो ये अमल कर रही होती है। तो ज़रा देखें, मैं इसको सही तरह लिख देता हूँ। 2 पाई आर, गैमा जो है यहाँ पे क्या है जी? सरफेस टेंशन। ठीक है, तो अब होता ये है कि जिस कैपिलरी ट्यूब का जो क्या होती है जी? कैपिलरी ट्यूब स्मॉल होती है उसमें जो वाटर का लेवल है वो ज़्यादा ऊपर तक चला जाता है सेम वाटर का, और जिसका जो है जो लार्ज होती है कैपिलरी ट्यूब उसमें वही वाटर क्या करता है? वो ज़रा लोअर लेवल पे होता है। मिसाल के तौर पे यहाँ मैं जो है 3 कैपिलरी ट्यूब बना रहा हूँ, वो लिक्विड में इमर्स्ड है। तीन डिफरेंट जो है वो साइज़ की मैंने कैपिलरी ट्यूब यहाँ पे बनाई है और ये लिक्विड में इमर्स्ड हैं। तो जो वाटर का लेवल है जो सबसे स्मॉलर होगी कैपिलरी ट्यूब उसमें सबसे ज़्यादा हायर होगा, जो सबसे ज़्यादा जो है वो लार्ज साइज़ की होगी उसमें सबसे कम होगा। और देखें साइड से कर्व हो रहा है, दरमियाने साइज़ वाली में दरमियाना होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये इफ़ेक्ट जो है ये कैपिलरी एक्शन का ही है। ठीक है, जैसे जैसे हाइट ज़्यादा हो, मतलब हाइट ज़्यादा उसमें होगी जो स्मॉलर कैपिलरी ट्यूब होगी, और जिस हाइट तक कैपिलरी ट्यूब में वाटर जा सकता है वो हाइट जो है वो किसके बराबर होगी? H इज़ इक्वल टू 2 गैमा, ये जो है गैमा जो है आपके सामने सरफेस टेंशन है, डिवाइडेड बाय रो आर जी। जिस हाइट तक किसी भी कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड जा सकता है, आर उसका रेडियस होगा, यानी कि वो हमें साइज़ पता चल जाएगा। ठीक है जी, तो ये था आपका जी सरफेस टेंशन का टॉपिक। इसके हवाले से कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।